नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार में कल के डैमेज के बाद आज डैमेज कंट्रोल की अच्छी कोशिश हुई है और निफ्टी 225 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं 24,150 के आसपास। हालांकि निफ्टी के मुकाबले अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो रफ्तार थोड़ी सी कम है। निफ्टी में तेजी की वजह यह कि जो बड़े शेयर्स हैं आज वो सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो, HUL हो, LNT हो या फिर टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल हो। ये तमाम शेयर अच्छे से चल रहे हैं और कल हमने 350 अंकों के आसपास की जो कमजोरी देखी, आधे से ज़्यादा की भरपाई बाजार ने आज कर ली है और लेवल्स के हिसाब से भी अपने आप को थोड़ा सा मजबूत किया है। सवाल ये है कि अब वीकेंड है आगे और 2 दिनों की छुट्टी है, क्या आपको तेज़ी लेकर जाना चाहिए बाजार में, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सेंटिमेंट्स के लिहाज से कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ आ गई हो बाजार में, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया विक्स हम देख रहे हैं कि 14.5 के नीचे आया है, आज 5% के आसपास की गिरावट है। 15 के नीचे रहे तो ठीक है इंडिया विक्स। तो हमारा फोकस रहेगा आपके लिए अच्छे ट्रेड्स पर। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और आपको अपने एक्सपर्ट से जोड़कर तमाम बढ़िया ट्रेड्स, खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स पर जो शेयर चल रहे हैं, सबका लेखा जोखा आपके सामने हम लेकर आएंगे और आपकी पक्की वाली प्लानिंग करवाएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम खास करने क्या वाले हैं। 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स। अपने सभी एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के 2 शेयर, तेजी के या फिर मंदी के। 2:40 पर ऑप्शन का एक बढ़िया ट्रेड आपको बताएंगे, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद खबरों को लेकर किन शेयरों में एक्शन आया है, इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा होगा इस सेगमेंट में। और BTST और STBT ट्रेड आपको बताएंगे 3:15 बजे और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। लेकिन चलिए पहले ये देख लेते हैं कि बाजार की आज बड़ी बातें क्या हैं। तो दिसंबर सीरीज की दमदार शुरुआत बाजार ने की है और इस शुरुआत के पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि आज देखिए ट्रेड करने के लिहाज से ना शेयरों की संख्या बढ़ गई है। FNO में 45 शेयरों की एंट्री हुई है। बाजार को आज दिग्गजों ने संभाला है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है रिलायंस के शेयर ने, 1300 रुपये के आसपास जाकर कारोबार कर रहे हैं। 2% के आसपास की तेजी रिलायंस के शेयर में हम देख रहे हैं। अडानी ग्रुप वाले शेयर लगातार तीसरे सत्र में देख रहे हैं कि बढ़िया मजबूती पर कारोबार हो रहा है और वो शेयर जो FNO में आ रहे हैं, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, ये शेयर यहाँ पर बहुत ही शानदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। फार्मा से भी आज बाजार को सपोर्ट है। सन फार्मा, सिप्ला 3% चढ़े हैं, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं और निफ्टी बैंक 5 दिनों से 50 DMA के सपोर्ट के ऊपर बरकरार है। एक बढ़िया कह सकते हैं कि टेक्निकल क्यू बाजार के लिए ये भी निकल के आ रहा है। हमारे 2 एक्सपर्ट तैयार हैं, तेजस शाह हैं और अमोल आठवले हैं, उनको भी शो में जोड़ेंगे। लेकिन डिम्पी से पहले समझ लेते हैं कि वायदा के आंकड़े किस तरह से बिल्ड हुए हैं आज दिसंबर सीरीज की शुरुआत के दिन। डिम्पी, क्या कह रहे हैं आंकड़े और संकेत क्या निकल के आ रहे हैं? मेरी कल की इच्छाएं थी कि 15 के नीचे का विक्स चला जाए, 24,000 के ऊपर का निफ्टी आ जाए और 52,000 के ऊपर का बैंक निफ्टी आ जाए। हालांकि उसमें सिर्फ 24 घंटे का फ़र्क आया, लेकिन वो आ गए आखिरकार। 15 का नीचे का विक्स आ गया, 24,000 के ऊपर का निफ्टी आ गया, 52,000 के ऊपर का बैंक निफ्टी आ गया। लेकिन इन सब के पीछे में खो क्या रहे हैं, हम पा क्या रहे हैं? थोड़ा कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, ट्रस्ट इन द मार्केट खो रहे हैं। इसलिए बड़ा पैसा लगाने के लिए मार्केट में थोड़ा रुक कर काम कीजिएगा, आराम से काम कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, क्या खतरे के निशान से आप ऊपर आ गए हो? उसका जवाब है ना। खतरे का निशान कहाँ पे है? वो है 52,800, 24,400। सुबह हमने आपको बुखार वाली कैलकुलेशंस बताई थी कि अगर आप 23,800 को बचा लेते हो, 24,000 को पालोगे तो आपका 104 डिग्री का बुखार 102 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 24,200 आ जाएगा तो फिर 102 वाला 100 और 24,400 अगर पार कर जाओगे तो फिर आपका 100 का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, फिर आप स्वस्थ हो जाओगे, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको घूमने फिरने का। फिलहाल ये घूमने फिरने का और थोड़ा बहुत ढीला छोड़ने का समय नहीं है। अभी आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ये बाज़ार के चलते हुए, बाज़ार के बैठते हुए की कैलकुलेशंस हैं। फिलहाल अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं आज मार्केट के अंदर। पहला, मार्केट ने बिना किसी बड़ी न्यूज़ के आज अपने आप को वापस से संभाला है। कल जिस तरह का डैमेज हुआ, इंस्टीट्यूशनल से भी डैमेज हुआ, तो आज मार्केट का जो पुल बैक है ये काबिल तारीफ़ है। आज एक्चुअली में निफ्टी का फर्स्ट डे है, बैंक निफ्टी का सेकंड डे है दिसंबर सीरीज़ का। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेवल्स जो सपोर्ट वाले थे वो मार्केट ने वापस पाए हैं। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स आज ज़ोर से घटा है। ये इसका रिफ्लेक्शन कई बार फर्स्ट डे नहीं आएगा। जैसे मान लो आप बहुत ही डरे और घबराए हुए हो और मैंने कहा आप खाना खा लीजिए, तो आप डर के मारे कांप रहे हो, लेकिन आपने फिर भी 2 रोटी खा ली। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे बोलूँगा खाना खा लो, तो आप 2 रोटी नहीं खाओगे, आप 4 रोटी खाओगे। क्यों? क्योंकि आपका डर थोड़ा सा और कम हो गया है। ऐसे इंडिया विक्स थोड़ा और नीचे जाए, डर थोड़ा और कम हो जाए, तो फिर आप दौड़ोगे भी, यानी कि पुराने लेवल्स को भी अचीव करोगे।
ब्रेकआउट या मार्केट खतरे के निशान से तभी पार होगा जब 52,800 और 24,400 वाली रेंज को पार करेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे करंट लगा हुआ है। जैसे ही वहां पहुंचता है इतनी जोर का झटका लगता है मार्केट को कि बहुत तेजी से नीचे आता है। इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की अभी भी सख्त ज़रूरत है। बड़ा माल लेना नहीं, छोटे छोटे माल के साथ ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ चंगासी वाला मामला अभी भी मार्केट के अंदर बोला जा सकता है आज के लिए, लेकिन फिर भी बड़े माल से भी थोड़ा बचिए। एक और चीज़, थोड़ा बहुत थैंक यू आज आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कर सकते हो। आप रिलायंस ने दो काम किए, एक तो 1280 वाली रेंज को संभाला, दूसरा कॉन्फिडेंस दिलवाया, डेज हाई पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आया। थोड़ा बहुत थैंक यू आप आईटी कंपनीज को भी कर सकते हैं। कल जिस तरह से उन्होंने तोड़ा, आज सेकेंड डे और नहीं तोड़ा, भले चले या ना चले। तो मार्केट के तीन बड़े सेगमेंट, फर्स्ट रिलायंस इंडिविजुअल, दूसरा आईटी, तीसरा ऑटो, इन तीनों में कोई मेजर डैमेज ना आए। फार्मा में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, रियल एस्टेट में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑटो और आईटी में नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये वेटेज वाले हैं और एक कन्विक्शन भी ख़राब करते हैं आपकी। तो इसलिए इन दोनों के साथ डैमेज नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चरली। तीसरी और एक लास्ट बात के साथ मैं कंप्लीट करूंगा, फिर तेजस, अमोल और राजेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। मार्केट में एक दो चीज़ें और भी हैं जो ऑप्शंस के ट्रेडर हैं, खासकर अच्छी चीज़ ये होगी कि बैंक निफ्टी में अब एक ही ट्रेड मिलेगा। आपको पता ही है नई सीरीज़ में तो अब ऑप्शंस वीकली वाली तो घट गई। थोड़ा अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका देख के चौका मारना ऑप्शंस वाले। जब तेज़ी लग रही हो तो तेज़ी आओ, जब मंदी लगे तो मंदी को भी बोल के पुट वाले को चेक करो और जल्दी जल्दी पैसा बनाओ। मैं एक्चुअली बताऊं, अगर मैं एक वर्ड को बुरा ना माने तो मैं बोलूँगा थोड़ा बाजार में चोरी करना सीखना चाहिए इस समय। ये शब्द वो है, थोड़ा बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा अपॉर्चुनिटी यानी कि थोड़ा मौका फरस्त होने की ज़रूरत है। अगर आप ये ठान के बैठे हैं कि बाजार चलेगा तो गलत साबित कर देगा, ये ठान के बैठे हैं कि गिरेगा, गलत साबित करेगा। मौका फरस्त हो थोड़ा सा, जो कह रहा है मार्केट वो मान लो, बुरा अच्छा शाम को डिस्कस करेंगे टेबल पे जब पैसा आ जाएगा। जब तक मार्केट में बैठे हो थोड़ा मौका फरस्ती वाला ये समय है, इसको ज़रूर अपना लो। तो मानसी, मेहमान जुड़ गए। बिल्कुल, तो सब कुछ चंगा सी है, इसी से शुरुआत करते हैं। नई सीरीज की शुरुआत तो बड़ी चंगी हुई है और इस वक्त अगर देखेंगे आप वॉलेटिलिटी को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पिछले पूरे महीने में, नवंबर के पूरे महीने में बाजार ने भारी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट फ्राइडे सेशन की जो मजबूती है इसे देखकर खुश तो होना चाहिए। सारा का सारा क्रक्स एफएनओ कॉर्नर में आपने जाना, अभिषेक ने आपको ये भी बताया कि किस तरह से बाजार के सेंटिमेंट्स आज दिन भर में दिख रहे हैं। और इस वक्त अगर हमारी स्क्रीन को आप देखेंगे तो बाजार की पूरी तस्वीर आपको पता चल रही है। देखिए, इंडेक्सेस आप देख पा रहे हैं, निफ्टी के गेनर्स आप देख रहे हैं, किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं आप देख रहे हैं। हमने आपको इनफैक्ट ये भी बताया कि रिसर्च के जरिए कि फ्राइडे कह सकते हैं कि न्यू ईयर सेल जो है इनफैक्ट उसमें आगे किस तरह से नवंबर दिसंबर में मौके बन सकते हैं। शरद ने दमदार रिसर्च निकाली और एफएनओ के नए जो एंट्री वाले स्टॉक्स हैं उसकी लिस्ट जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि कह सकते हैं कि नए चेंजेस के हिसाब से एफएनओ में एंट्री कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट। सो क्लियरली 360 डिग्री एनालिसिस इस वक्त बाजार का आप देख रहे हैं। नई सीरीज की शुरुआत और साल का अंत, और 12:30 बजे आज हमने स्पेशल के जरिए आपको ये भी बताया कि लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और कहाँ मौके बन रहे हैं, नए साल की शुरुआत में निवेश की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो सब कुछ पावर पैक्ड है। और चलिए, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारी पावर पैक्ड पैनल भी तैयार है, उनसे बातचीत करते हैं। तेजस शाह हमारे साथ है, अमोल आठवले हैं और राजेश पालव्या जी हैं। आप तीनों का स्वागत है जेंटलमैन, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। गुड आफ्टरनून। राजेश जी, मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड हम देख रहे हैं 24,154 के स्तर पर निफ्टी, और बैंक निफ्टी जो कि कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वहां भी रिकवरी मोड इस वक्त तो देखने को मिल रहा है। करीब 250 अंकों की मजबूती निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी देखिए संभलता हुआ ऑलमोस्ट 172 पॉइंट्स अप। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में आज सीरीज का पहला दिन है, दिसंबर सीरीज का, और जिस तरीके की रिकवरी यहाँ पे बनी है, हालांकि डेटा अगर हम देखें तो जिस तरीके के निफ्टी के डेटा बने थे रोल ओवर में, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंडिकेशन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे थे। और बैंक निफ्टी में जरूर यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन थी, वो थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिला रोल ओवर डेटा में। लेकिन आज जो पुल बैक बना है वो एक कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेंड है, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में लोअर साइड से जो एक रिकवरी बनी है निफ्टी की, ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने जो रिकवरी का ट्रेंड बनाया है, उसकी आज कंटिन्यूटी वापस से यहाँ पे रिज्यूम होते हुए दिखी है। कल का जो फॉल था उसे हम एक्सपायरी रिलेटेड मूव
ही बोल सकते हैं। एज सच कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी, और मार्केट में जो कल फॉल था वो एक्सपायरी रिलेटेड फॉल था, और निफ्टी ऑलमोस्ट 24,000 के स्लाइटली नीचे बंद होते हुए दिखी। लेकिन हमें लगता है अब यहाँ पे 24,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल जैसा काम करेगा। आज अब जिस तरीके से मार्केट होल्ड आउट कर रहा है थ्रू आउट द डे 24,000 के ऊपर, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो अटेम्प्ट जरूर करते हुए दिखेगा निफ्टी टुवर्ड्स 24,350, 24,400, जो कि मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है निफ्टी के लिए। और वहां पे क्रॉस करना एक चैलेंजिंग लेवल है अभी फिलहाल नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर वो लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होती है निफ्टी, तो फिर एक अच्छा बाइंग फ्लो यहाँ पे मार्केट में आते हुए दिखेगा। जो एक थोड़ी सी नर्वसनेस या हम बोले थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ट्रेडर इन्वेस्टर अभी मार्केट में बनाए हुए हैं, आई थिंक 24,400 के निकलने के बाद वो एक डर यहाँ से जाता हुआ दिखेगा, एंड देन 24,700 की तरफ बढ़ सकते हैं। बट टाइम बिंग के लिए हम एक रेंज बाउंड निफ्टी का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। डाउन साइड में 23,900, हायर साइड पे 24,400, ये एक रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए रहेगी। और पॉसिबिलिटी है कि हम हायर साइड पे ब्रेकआउट करें। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। 52,200 इसके लिए मेजर हर्डल है, अगर ये क्रॉस होती तो एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी, 52,600, 700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी दोनों ही इंडाइसेस में हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे कुछ समय के लिए। अगर आपको कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 52,000, 51,900, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस 52,800 का रखें बैंक निफ्टी में, और टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 52,300 से 52,600 के। चलिए इंडेक्स पर ये नजरिया, और अब सीधा आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर राय रखती हैं ये जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले भी हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून अमोल, बताइए कहां पर है आपकी नजर और इस बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या देंगे आप? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक दोनों मिड कैप स्टॉक में से ये मुझे एक भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1335 के आसपास मैंने पिक किया था, पोजिशनल है। आई थिंक 1400 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। 1310 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद स्टॉक एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है ओवरऑल आई थिंक डेली और वीकली सेटअप ये बता रहे हैं कि आई थिंक आने वाले दिनों में अगर यही टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो भारत फोर्ज में एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। दूसरा मैं एक जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जाना चाहूंगा। 910 के आसपास पिक किया था, ये भी पोजिशनल है। 960 और 970 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 890 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और ये वीकली फॉर्मेशन भी देखेंगे तो एक रिवर्सल फॉर्मेशन है जो सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। टेक्सचर अच्छा है। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो जिंदल स्टील एंड पावर में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो दो कॉल्स यहाँ पर खरीदारी की। भारत फोर्ज में 1400 तक के टारगेट्स खरीदारी की राय, और जिंदाल स्टील जेएसपीएल में 960 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 970 तक के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, और यहाँ पर 890 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अमोल की तरफ से उनकी कॉल्स। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह भी हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, और गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा जो पहला ट्रेड है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक जो है उसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन अगर देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अभी भी होल्ड कर रहा है। निफ्टी अभी भी सरपास नहीं कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में काफी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के चार्ट स्ट्रक्चर गजब के है। तो आईसीआईसीआई में बैंक है वो मेरी टॉप पिक है। आईसीआईसीआई बैंक में आज हमने अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखी है। कल के सत्र में हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी। स्टॉक ने जो उसका मंडे का गैप डाउन एरिया था वो फिल कर दिया है और 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक में करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1254 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1345 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1385। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो भी निफ्टी 50 में से है और दिग्गज शेयर है इंफ्रा स्पेस से, वो है एल&टी लिमिटेड। एल&टी लिमिटेड का चार्ट स्ट्रक्चर गजब का है। ये स्टॉक ने एक रिसेंटली अभी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था मंडे के सत्र में। पिछले 2-3 दिन से स्टॉक एक करेक्शन मोड में था। ऑलमोस्ट जो इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन था जहां से ब्रेकआउट हुआ था, आज वो लेवल उसने रीटेस्ट किया और अच्छी खासी रिवर्सल पैटर्न बनाई है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल सकते हैं, या तो बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न भी बोल सकते हैं।
तो L&T का चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। तो L&T में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3640 का पहला लक्ष्य रहेगा, 3810 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 3875 का। ठीक है, तो तेजस की तरफ से दो दिग्गज कंपनीज के शेयर और L&T के लिए टारगेट 3810 का, 3875 का बढ़िया से चल रहा शेयर, ये 2% ऊपर है। और दूसरा जो शेयर है ICICI बैंक का, आज ये निफ्टी बैंक में लीडरशिप ले रहा है। और अगर हम तेजी के अगर कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो अकेले उसमें योगदान 170 अंकों का ICICI बैंक का है। 1300 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 1.25% के आसपास की मजबूती है। तो दो बढ़िया शेयर आपको मिल गए। राजेश जी, आपकी नजर कहां पर है बाजार में और आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं तेजी के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो देखिए, स्टॉक आइडियाज जहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है, उसमें हमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बाटा इंडिया। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना के स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी पूरे हफ्ते देखने को मिली है बाटा इंडिया में। और हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। बाटा में ये अपमूव हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1450 के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो 1365 के स्टॉप लॉस से बाटा इंडिया बाय करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो फर्टिलाइजर थीम से। काफी स्टॉक्स में देखेंगे आज पूरा फर्टिलाइजर पैक का एक अच्छे मोमेंटम में, उसमें चंबल फर्टिलाइजर जो कि एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बने हैं स्टॉक में, ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके अच्छा पुल बैक दिया और अब यहाँ पे ये अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो चंबल में हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा, 535 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 504 का। और तीसरा स्टॉक जो कि एक अच्छे मोमेंटम में है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, पॉलीकैब। यहाँ पे एक अच्छा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। और हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक ने ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक में यहाँ पे डिस्प्ले करी है, ये स्टॉक में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे 7600 की तरफ। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सके 7400 से 7420 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 7225 का। ठीक है, तो पॉलीकैब इंडिया और इसके अलावा जो शेयर सुझाए राजेश जी ने, बाटा, ये दोनों के दोनों डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। और चंबल फर्टिलाइजर भी रेकमेंड किया राजेश जी ने, उसके लिए टारगेट होगा 535 का। चंबल फर्टिलाइजर को थोड़े दिन 2-3 घंटे पहले अवनी भट्ट थी हमारे चैनल पर, उन्होंने भी कहा कि चंबल फर्टिलाइजर का शेयर यहाँ से और चल सकता है। उन्होंने भी तेजी करने की सलाह दी थी और उन्होंने पूरा 1 महीने के लिए रखने की सलाह दी है इसको। तो ये 3 + 2 और 2 7 शेयर हो गए और 7 के साथ तेजी वाले शेयर हो गए। अच्छा, बाजार में कल हमने देखा था कि ये गिरावट जो आई थी उसमें IT के साथ साथ जो शेयर सबसे ज़्यादा टूटे थे वो थे ऑटोज़ के। नवंबर की ऑटो बिक्री पर नज़र है। महीना बीतेगा, 1 तारीख को सारे के सारे बिक्री के आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन किस तरह के आंकड़े आने की उम्मीद है 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, कमर्शियल व्हीकल में, ये पूरा का पूरा एनालिसिस लेकर, अनुमान लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि, क्या उम्मीदें हैं? कहाँ से आंकड़े अच्छे आएंगे, कहाँ पर निराशा होगी? इस बार ऑटो बिक्री की बात करें तो कुछ मिले जुले नतीजे आने की उम्मीद है, पर अगर सेगमेंट वाइज देखें तो जी हाँ, आपको 2 व्हीलर सेगमेंट और ट्रैक्टर डिवीजन पर फोकस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अच्छे आने की हम उम्मीद लगा रहे हैं। 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि साल दर साल अगर आप देखें तो एक फेस्टिव सीजन सेल्स का इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि जो बेस है वो काफ़ी हाई है ऑलरेडी, तो उस पर हम ग्रोथ नंबर्स की देखेंगे किस तरीके से आते हैं और महीने दर महीने भी एक इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। पर इस बीच आइए नंबर्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे पहले जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है वो है शायद M&M, जहां पर हम उम्मीद लगा रहे हैं साल दर साल इनकी ग्रोथ में 10% का इजाफा होना चाहिए। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फ्लीट यूटिलाइजेशन थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, सेंटिमेंट थोड़ा सा पिकअप करता हुआ दिखा है, पर अभी भी कोई भी खास सेगमेंट नहीं उभरा है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद लगाई जा रही हो। अगर देखें तो 1 या 2% ही साल दर साल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड या फिर आयशर मोटर्स VECV। अब 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं। ये सेगमेंट क्यों आउट परफॉर्म
करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स के बाद भी जो ऑन ग्राउंड मोमेंटम है वो बरकरार है। कई सारी कंपनीज ने अपने डिस्काउंट पीछे ले लिए हैं, फिर भी सेल्स मोमेंटम पिकअप कर रहा है। और खासतौर से टीवीएस मोटर शायद इस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उनके हाल फिलहाल के कुछ जो लॉन्चेस थे उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। साल दर साल टीवीएस मोटर्स में 7% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर डिवीजन में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। एस्कॉट्स और आइशम एमएनएम की बात करें तो वहां पर लगभग 3% हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे कहेंगे इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़े से, पर सेगमेंट वाइज और कंपनी वाइज नजर जरूर है। ठीक है, मिले जुले आंकड़े रहेंगे ऑटो सेगमेंट से नवंबर बिक्री के आंकड़ों में। सृष्टि, बहुत शुक्रिया। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह के सत्र में ना किसी हमारे एक्सपर्ट ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हीरो मोटो को शॉर्ट करने की सलाह दी थी। आपकी सर ऑटो में नज़र कहाँ पर है? एमएनएम के बारे में भी जरा व्यू दीजिएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं 19 से लेके 22 लाख रुपए की रेंज में, और हम ये देख रहे हैं कि शेयर 3,000 रुपए के आसपास जाके थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू होगा आपका इस पर? तो अभिषेक जी देखिए, अगर ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में हमने करेक्शन देखने को मिला, लेकिन करेक्शन में जो स्टॉक स्टैंड आउट करते हुए दिख रहे हैं उसमें महिंद्रा एंड आइशर मोटर, ये 2 स्टॉक अभी भी कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी भी बुलिश ट्रैजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले हैं। तो हमें लगता है कि महिंद्रा जरूर यहाँ पे 3,020 के आसपास इसको एक हर्डल बनते हुए दिख रहा है, जो कि क्रॉस करने में अभी कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही स्टॉक है। सुनर और लेटर हमें लगता है ये ब्रेकआउट जरूर बन जाएगा, और फिर उसके बाद स्टॉक में 3200 तक की अपसाइड भी ओपन होते हुए दिखेगी। तो महिंद्रा में हमें लगता है अगर कोई छोटी मोटी गिरावट मिलती तो इसको बाय करना चाहिए। स्टॉक में जो पिछले जो भी करेक्शन हुए थे उसमें स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 4-5 महीनों के एक सपोर्ट जोन जो कि बने हुए करीब 3750 के आसपास, उसको अच्छे से डिफेंड किया और वहीं से एक सपोर्ट बना के पुल बैक का ट्रेड बना है। तो मेरे लगता है गिरावट में बाय करने की सलाह रहेगी। एमएनएम पे डाउन साइड के स्टॉप लॉस होंगे 2870 के आसपास। हीरो मोटर का स्ट्रक्चर जरूर अभी भी वीक है, और हमें लगता है कि ये एक अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के या क्रिटिकल लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए मिल रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर 4700 के लेवल को अगर ये तोड़ देता है डाउन साइड में क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये डाउन साइड ओपन होगी 4500 की तरफ भी। तो हीरो मोटर पे अभी अवॉइड करने की सलाह है। बट महिंद्रा एंड आइशर मोटर, ये 2 स्टॉक हमें ऑटोमोबाइल पैक से लॉन्ग साइड के लिए पसंद आ रहे हैं। और वहीं इसी कड़ी में देखें तो अशोक लीलैंड को भी फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे भी एक रिकवरी का ट्रेड बन रहा है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक भी एक अपमूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन रखना होगा करीब 226 रुपए के आसपास, अपसाइड में 240-245 के टारगेट की। ठीक है, आयशर, एमएनएम और अशोक लेलैंड टेक्निकल स्ट्रक्चर इन शेयरों के बेहतर लग रहे हैं। अगर आपको ट्रेड लेना है तो इनमें से ही आप ट्रेड लीजिएगा, ऐसा कहना है राजेश जी का। लेकिन एक शेयर आज देखने की तेजी ठीक ठाक है, जी एंटरटेनमेंट का 4 से 5% के आसपास की मजबूती है, और ये मजबूती तब आई है जब प्रमोटर को लेकर, कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर एक ना नेगेटिव चीज़ है। हालांकि ये निवेशक उस चीज़ से खुश हैं, ऐसा अमूमन होता नहीं है। ये सुबह डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि कब आपने सुना होगा कि कोई झटके की बात आई हो किसी प्रमोटर के लिए, एमडी सीईओ के लिए, और उसके बाद भी शेयर चल रहा हो। लेकिन आज ये चल रहा है। तो क्या कुछ हुआ है जी को लेकर, और प्रमोटर की हिस्सेदारी जी की कंपनीज में कितनी है, सुभाष चंद्रा फैमिली को क्या झटका लगा है, ये पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या हुआ है और क्यों चल रहा है जी एंटरटेनमेंट का शेयर? जी बिल्कुल, जी बोर्ड का जो एक नया दौर जो है शुरू हो चुका है, और जी के जो है स्टॉक प्राइसेस में भी आज अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। याद रखिए जो 42वां एजीएम हुआ था वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, उसके कारण जो है इम्पैक्ट स्टॉक में भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे पुनीत गोयनका जी जो है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके रीअपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, उसकी रेजोल्यूशन को उन्होंने पास नहीं किया है। इसका मतलब वो एज अ डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकते। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स की ओवरऑल रिजल्ट्स में देखने मिली है। 49.5% शेयर होल्डर्स के जो है पक्ष में था, लेकिन जो मेजॉरिटी था वो विरोध किए थे इस वोटिंग को लेकर। और इसी महीने पुनीत गोयनका ने जो है एमडी की पद को भी छोड़ा था, ताकि वो फोकस कर पाए डे टू डे एक्टिविटीज़ के कंपनी के ऊपर। लेकिन इनका क्या सफ़र था ये बताते हैं। तो इनकी जो सफ़र है, पूरे जो बोर्ड में इन्होंने लगभग 2 दशक बिताए हैं, और जनवरी 2005 में जो थी उनकी एंट्री हुई थी और शामिल किए गए थे बोर्ड में। और ओवरऑल जो है एमडी
के पद को छोड़ने के बाद जो है वो फिलहाल करंटली सीईओ हैं। अब रूल्स के मुताबिक जो सीईओ की जो चूजिंग होती है, सीईओ की जो आप कह सकते हैं चुनाव होती है, उसके जो अधिकार है वो बोर्ड के पास रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन याद रखिए सुभाष चंद्र परिवार को भी एक बड़ा झटका लगा है। अब जो है चारों लिस्टेड जी कंपनियां के बोर्ड में परिवार में अब कोई नहीं है। सुभाष चंद्र जी ने 1992 में जी इंटरटेनमेंट की स्थापना की थी और अब अगर हम बात करें तो इनके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 4% की है। अगर बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट की किस तरह निवेशकों का हिस्सा बटा हुआ है, तो प्रमोटर के तौर पे हम कह सकते हैं जो फैमिली है 4% स्टेक है, रिटेल निवेशक की 24% स्टेक है और बाद में डीआईज म्यूचुअल फंड का 44% है और एफआईज विदेशी निवेशक 28% का है। ये जी की बात की, लेकिन जी ग्रुप के 4 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग क्या है। जी इंटरटेनमेंट में 4% है, जी मीडिया में कम है 1.6%, जी लर्न में 15% है और डिश टीवी यहाँ पे देखें तो 4% स्टेक आ रही है। लेकिन एजीएम में जो है पुनीत गोयनका का अहम बात भी हुआ, संबोधन उन्होंने कहा और 3 अहम पॉइंट्स पे उन्होंने चर्चा की है। सबसे पहला है कि शेयर होल्डर्स की जो चिंताएं हैं उस पे उन्होंने बात की और उसके अलावा जो कानूनी चिंता हैं उस पे भी जो है उन्होंने गौर फरमाया। लेकिन याद रखिए जो 3 साल के जो ग्रोथ पैटर्न्स उन्होंने बताए हैं वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 8 से 10% में रेवेन्यू का ग्रोथ रहेगा और वही मार्जिन्स में 18 से लेकर 20% का लक्ष्य दिया गया है। आखिर में 2 अहम बिजनेसेस हैं, डिजिटल और म्यूजिक बिजनेस, जहाँ पे तेज़ ग्रोथ की उम्मीद जताई है। तो ये इम्पॉर्टेंट एजीएम का लेखा जोखा है, लेकिन एक नया दौर आ सकता है जी में और उसके कारण जो है एक बुलिशनेस दिख रही है स्टॉक में और आज जो है स्टॉक में तेज़ी भी आई है। शुक्रिया शरद। तो ये बात साफ है शेयर में तेजी देखकर। देखिए जब इन्होंने एमडी का पद छोड़ने का फैसला किया था उस दिन भी शेयर चला था, तो निवेशक जो है इंडिकेट यही कर रहे हैं कि वो नहीं पसंद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हाँ कुछ नए लोग आएँ और नए मैनेजमेंट के हाथ में कंपनी के बागडोर जाए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जी के शेयर पर भी व्यू लेंगे और कुछ और बजिंग स्टॉक्स आपके लेकर आएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। 150 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,000 24,100 के ऊपर निफ्टी। अच्छा सब कुछ दिख रहा है बट फिर भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। अच्छी बात यह है कि आप लो विक्स के साथ कैरी करेंगे, बंद करेंगे इस हफ्ते को और नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। दिवांग शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ गए ताकि आपको ऑप्शंस का एक ट्रेड भी मिल जाए, तो ज़रा उनका स्वागत कीजिए दिवांग शाह का और ऑप्शंस का चैंपियन लेके आइए। दिवांग भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बताइए सर कौन सा ऑप्शंस ढूंढा है आपने? वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ बात करें इंडियन होटल्स की, तो इंडियन होटल्स का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और यहाँ पे एक माइनर करेक्शन देखा था, वो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास से रिवर्सल देखने मिला है। तो इंडियन होटल का 800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। रेंज है 21 से 22 के बीच में। स्टॉप लॉस अपने 14 रुपीज, टारगेट है 38। ये स्ट्रेटेजी में जो मैक्स प्रॉफिट अराउंड 16,000 का है एंड मैक्स अराउंड 8,000 का है। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक बार ट्रेड देखा जा सकता है। डन। तो एक ट्रेड है आपके सामने इंडियन होटल्स का 800 के स्ट्राइक का, आप चाहे तो इसमें एक बार एक पोजीशंस देख सकते हैं। दिवांग शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा स्टॉप लॉस वापस से बता देना 14 का है। ओके ठीक है, डन, नोटिस हो गया सर। 16,000 तक का प्रॉफिट है, बड़ा सौदा है, एक्सरसाइज प्राइस बड़ा इसलिए ऐसा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आगे बढ़ें, जरा 2-4 शेयर चेक करवा लेता हूँ जिसको क्या अगली सीरीज़ में भी कंटिन्यू करना है। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही चेक करवाता हूँ। राजेश सर एक बार ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बताना। मैं इन्वेस्टर हूँ और 1280, 1250, 1280 के बीच की रेंज का प्लस पड़ा हुआ रिलायंस है मेरे पास। कोई दिक्कत तो नहीं, होल्ड करके बैठूँ? अगली सीरीज़ में मैंने रोल भी किया है, दिसंबर सीरीज़ में लेके आया हूँ माल। तो देखिए, अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने लिया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे रिकवरी जरूर बनी है और उसके चलते ही हमने देखा है कि 24,000 के ऊपर निफ्टी भी सस्टेन होते हुए दिखा है। रिलायंस को जरूर यहाँ पे 1300 1320 की रेंज में एक सप्लाई जोन बना हुआ है। लेकिन काफी ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन के बाद स्टॉक एक रिकवरी का अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जैसे 1330 के लेवल क्रॉस होंगे स्टॉक में अच्छा मूव
1400-1450 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 1250 के आसपास। ये स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये पॉइंट भी हमने नोटिस कर लिया कि आप चाहें तो एक बार थोड़ा सौदा लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। आप ज़रा लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को चेक कर लेते हैं, जहाँ पर आज का बिल्डअप भी काफ़ी अच्छा हो और जहाँ पर आज ट्रेड भी काफ़ी अच्छा हो। 1 मिनट बस मेरे को समय दीजिएगा। GNFC सुबह से हम बता रहे हैं आपको 3.5% ऊपर, एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा देना। डिविस लैब भी चर्चा हुई थी सुबह आज 12 बजे के शो में, पास हो गया था शेयर हमारा, गेन आया होगा। और एक एल्केम लैब आज फिर से सीरीज़ की शुरुआत में चल रहा है। अमोल सर, एक बार ज़रा एल्केम लैब चेक करो तो ज़रा देख के बताओ इसमें अभी और कितना दम है चलने का, क्या भाव आ सकते हैं? सेटअप बुलिश है। आई थिंक एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। अगर हम डेली और वीकली चार्ट्स पे भी देखें तो भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज मेंटेन किया है अप ट्रेंड। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 5540 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 5760 और 5820 ये दो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी ग्रीन्स को एक बार ज़रा दिखाना आप। आपको पता ना ये अडानी ग्रीन्स आज 23% के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स भी F&O के अंदर आ गए हैं। ये जो 45 शेयर्स की संख्या है ना, उसमें अडानी के भी काफ़ी सारे शेयर्स अंदर आए हैं। तो अडानी ग्रीन्स आज 23% ऊपर है, 23% एक ही दिन के अंदर। अडानी एनर्जी करीब 17% ऊपर है। नहीं तो अमूमन ये सब शेयर 10-10, 20-20% सर्किट पे लॉक होते थे। F&O के आने और ना आने के कई फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा कुछ इस तरह का हो रहा है कि आज आप 23-23.5% है। वो पूरी सूची हमने ऊपर डाल रखी है, जो एक्टिव स्टॉक्स वगैरह भी हैं। थोड़ी देर पहले आप वो सूची भी देख रहे थे 45 स्टॉक्स की, जो नए एडिशंस हुए इसी सीरीज़ से। 15 दिन पहले ही एक्सचेंजेस ने बताया कि आएंगे स्टॉक्स, अब देखो आ भी गए, ज़्यादा ही जल्दी है। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं अडानी ग्रीन्स को। एक बार राजेश सर आप ही चेक करेंगे अडानी ग्रीन्स। आज तो बहुत ज़ोरदार प्रॉफिट है, 22%। तो देखिए न्यूज़ के चलते स्टॉक गिरे भी थे, तो F&O के फायदे और नुकसान भी है। अगर ये जिस समय इसके लिए नेगेटिव न्यूज़ सरफेस हुई थी और उस समय ये F&O में होते तो शायद इस तरीके से गिरावट जब 20% पे रुक रही थी, हो सकता है वो बढ़ के 25-30% की गिरावट भी एक दिन में देखने को मिलती। हालांकि अब यहाँ पे एक रिकवरी बन रही है। काफी बीटन डाउन स्टॉक रहे अडानी ग्रुप के स्टॉक, पिछले दिनों में एक बड़ी गिरावट देखी है। अब पिछले 2-3 दिनों से एक रिकवरी यहाँ पे सारे स्टॉक्स में बनते हुए दिखी है। अडानी ग्रीन ने जो एक अपनी बियरिश गैप थी ऑलमोस्ट अब उसको फिल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट मेजर हर्डल है वो करीब 1400 के आसपास है। तो हो सकता है ये पुल बैक का 1400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। अभी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा या जिन्होंने लोअर साइड पे लिया हो उनके लिए स्टॉप लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1280 के आसपास का होना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर रहा तो हमें लगता है 1400 की तरफ अडानी ग्रीन बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो वैसे अडानी के 3 शेयर आए हैं नए, जो अभी लिस्ट में आया 45 में, जस्ट मैंने वही चेक किया अभी। अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन्स और एक है अडानी टोटल गैस। तो 2 शेयर्स तो मैंने आपको दिखा दिए। एक बार ज़रा अडानी टोटल गैस भी दिखा दो, ATGL के नाम से मिलेगा। अडानी एंटरप्राइजेस नहीं बॉस, ये तो निफ्टी का ही पार्ट है, फ्यूचर में तो क्या बहुत पहले ही था ये। अडानी टोटल गैस ATGL के नाम से मिलेगा आपको। यस, ये वाला शेयर, ये नहीं अभी चला, ये भी F&O का ही पार्ट है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 शेयर अडानी ग्रुप के है। एक शेयर जब मैं सूची सुबह से देख रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी स्पार्क नहीं आया, बट भविष्य में आ सकता है। मैं तो इसका लॉट साइज़ अभी मैंने देखा नहीं, मैं अभी आपको 1 मिनट में बता दूंगा लॉट साइज़ भी उसका क्या है। वो है तेजस शाह से पता करता हूँ। तेजस भाई चलो मैं ही आपको दिखाता हूँ, आप भी देखिएगा अपने चार्ट पे, ज़रा मेरी वाली स्क्रीन भी लेके आना। शेयर का नाम है येस बैंक, ठीक है। एक बार ज़रा दिखाना, F&O का नया एंट्रेंट है, ये भी 20 रुपये का शेयर है। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये F&O के अंदर आ गया। आप F&O के अंदर येस बैंक 45। कई बार हम देखते हैं ना, क्योंकि मैं पुराना सिस्टम का आदमी हूँ, तो मेरे को कई बार मैं सुनता हूँ, मेरे को बड़ी हैरानी होती है देख के कि कैसे शेयर्स पार्टिसिपेट कर जाते हैं। एक बार ज़रा मेरे वाला चार्ट दिखाना, हाँ स्क्रीन पे, वीकली वाला चार्ट जो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप एक बार ज़रा ये दिखाइएगा।
तेजस आप ये देखो, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, क्या एक पूरा वीकली बेसिस पर सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ चार्ट है। किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं, एक छोटा सा मूवमेंट 32 रुपये तक का आया था बीच में, उसके बाद ये फिर गुम हो गया। अभी ये 20 रुपये की रेंज में चल रहा है। जिस दिन भी बड़ा मूव आएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बड़ा अच्छा मूव भी आ सकता है, पूरा पैराबॉलिक मूव भी आ सकता है। ये देखेंगे, आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, चल भी जाए ऐसे शेयर्स। एफ&ओ में आके ये उम्मीद जगी है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। येस बैंक 20 रुपये में नई सीरीज़ के अंदर आने की बधाई में एक लॉट ले लूँ। साइज़ मैं बताता हूँ आपको, इसका साइज़ क्या है लॉट का। छब्बीस हजार क्वांटिटी। तेजस भाई, हाँ येस बताइए। बैंक देखिए येस बैंक में देखेंगे तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया 19 के लेवल पे, और डेली चार्ट पे काफी डाइवर्जेंस दे रहे थे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, जो दिखा रहा है कि इसकी बॉटम बन गई है। लेकिन एट द सेम टाइम 21 सवा 21 का एक हर्डल है, वहां उसके ऊपर जब तक जाता नहीं है बाइंग मोमेंटम नहीं आएगा। सो बॉटम इज इन प्लेस, अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं। आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 19 का, और जब ये सवा 21 का लेवल स्तर पार करता है तो और पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं, और उसका जो लक्ष्य रहेगा उसके बाद वो रहेगा करीबन सवा 22 के करीबन, जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो दो मेजर हर्डल है, स्टॉक को पोजिशनली पार करना पड़ेगा, एक सवा 21 का और एक सवा 22 का। ये दो अगर मेजर हर्डल पार किए स्टॉक्स ने, तो जैसे कि आपने वीकली चार्ट मुझे दिखाया जो बता रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, वो उसके बाद ये स्टॉक में एक अच्छी खासी गति आ सकती है। आप ये कह रहे हैं कि 22 वाले लेवल को कम से कम पार कर जाए। ठीक है सर, हमारी भी उम्मीद है। वैसे मैं लॉट साइज बताने के लिए रुका हुआ था, तो मानसी के पास क्वेश्चंस हैं, वो है 26,000 का। अब हर एक टिक पे 26,000 पे आएंगे या तो 26,000 पे जाएंगे, और ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे है सीरीज़ के साथ में। तो आज का बिल्डअप, यानी कि आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट आ नहीं रहा, ये शाम को आएगा। तो शाम से मैं इसका OI भी चेक करके आपको बता दूंगा कि पोजीशंस टिपिकली बन कैसे रही हैं फर्स्ट डे ही। ठीक है जी, तो हर एक टिक अब 26,000 का बनेगा येस बैंक पे। अगर कोई लॉट लेना चाहता है तो लॉट के हिसाब से भी कैलकुलेशन करे, बट तेजस कह रहे हैं कि 22 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। मैंने चार्ट वार्ट दिखा दे, जो बोलनी थी मैंने बोल दी। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से लीजिएगा इस पर कॉल, क्योंकि मार्केट में इसको लेके काफ़ी बज़ है। ऐसा ना हो कि कोई प्रमोशन नहीं है, सीधी सूखी सी बात है। शेयर 20 रुपये पे रुका हुआ है, F&O के अंदर आ गया। खबर गूगल करेंगे तो 2-4 बैंक इंटरेस्टेड है, इसलिए हम आपके सामने सारी बात रख रहे हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट था मेरा सिर्फ कहने का। मानसी, अडानी ग्रुप स्टॉक्स जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, देखिए आज तो अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी में 15 से 20% तक के मूव्स नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जो न्यूज़ फ्लोज थे अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट के ऊपर, जो खबरें आई, उसके बाद जो डाउनफॉल था वो रीसेंट लोज से अगर मजबूती की बात करें तो सारे के सारे स्टॉक्स में पता है कितनी मजबूती देखने को मिली। अडानी टोटल गैस रीसेंट लोज से करीब 51% चढ़ गया है, अडानी ग्रीन करीब 50% चढ़ा है, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस 41% अपने रीसेंट लो से चढ़ता हुआ देखने को मिला है। और इसी तरह की स्टोरी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और ACC, सारे के सारे स्टॉक्स में करीब 18 से लेकर 25% तक के गेन्स इन तीनों स्टॉक्स में भी अपने रीसेंट लो से देखने को मिल रहे हैं। देखिए क्लियरली बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको नजर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी कई सारे चुनिंदा प्लेयर्स, कई सारे पॉकेट्स और स्पेसेस मिलेंगे जहां पर आप एंट्री पॉइंट्स ढूंढ पाएंगे। और साथ ही अगर आप देखें इंडेक्सेस में अच्छा खासा मोमेंटम है जो कि बिल्टअप होता हुआ ही नजर आ रहा है। इस बीच खबरों का सिलसिला भी बिल्कुल नहीं थमा। अभी गेल पर एक खबर आती हुई देखने को मिली, एक्सचेंजेस पर फाइलिंग, और ये फाइलिंग कहती है कि गेल ने एक लॉन्ग टर्म चार्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है के लाइन के साथ LNG शिप के लिए। ये करार साइन किया है, उसके ठीक बाद गेल के स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव मूवमेंट, करीब 1% की तेजी, जो कि अब 1.5% से 2% तक की तेजी में तब्दील होती हुई दिख रही है। राजेश जी, गेल इंडिया 199 के लेवल्स पर न्यूज फ्लो पर इंपैक्ट है, टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय दीजिए। तो एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है गेल में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, और जिस तरीके की रिकवरी यहाँ पे बनी है, हमें लगता है अगर ये स्टॉक 202-203 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे ये मोमेंटम 212 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि इसके
मेजर सप्लाई जोन बने हुए हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। बट हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी यहाँ बनी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है, कैरी किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 196। स्टॉप लॉस लॉन्ग ट्रेड्स यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक नज़र डिफेंस प्लेयर्स पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट पूरे के पूरे हफ्ते में जब बाजार में कमजोरी या वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे थे तब भी डिफेंस प्लेयर्स में देखने को मिले थे। HAL के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए, यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। BEL के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन। गार्डन रीच और साथ ही मसगांव डॉक पर भी एक नज़र होनी चाहिए और कोचिन शिपयार्ड में भी क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हो इन स्टॉक्स में। आज HAL के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट और BL में भी नजर आ रही है मूवमेंट। तेजस, आपकी राय डिफेंस प्लेयर्स पर क्या होगी? ये डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन हो गया और HAL हमारी टॉप पिक है। HAL ने मेरे हिसाब से तो बेस बना दिया है और स्टॉक ने अभी रिसेंटली स्ट्रेंथ दिखाई है। एक माइनर हर्डल है 4500 के करीबन, जो सरपास होता है तो मुझे लगता है एक काफी अच्छा अपमूव आ सकता है। बट जो शॉर्ट टर्म बेस था वो तो बन गया है, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में और 4500 के ब्रेकआउट के ऊपर और ऐड कर सकते हैं। और BL की बात करिए तो BL का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, तो कोई भी यहाँ से डिप आती है तो 295 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय करना चाहिए और इसमें लक्ष्य रहेगा 325 का। कवच में खरीदारी के मौके और BL में 325 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में PSU बैंक और रियल्टी को अगर साइड में रखें, उसके अलावा हर सेक्टर में अच्छा मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो IT हो, FMCG हो, मेटल, ऑटो या फिर एनर्जी। और इस सारी की सारी मजबूती में आउट परफॉर्म कर रहा है फार्मा स्पेस। फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़ी सारी की सारी कंपनियों को एक बार स्क्रीन पर लेके आएंगे। सिर्फ फार्मा नहीं, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में भी डिविज लैब इनफैक्ट आउट परफॉर्म करता हुआ। टोरेंट फार्मा, एल्केम लैबोरेटरीज, सिप्ला, लुपिन, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। डिविज लैब पर सिटी की एक रिपोर्ट आई अमोल, और ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य 6850 तक के सुझा रहे हैं। क्या राय होगी डिविज लैबोरेटरीज पर आपकी? साइड का मोमेंटम है और बाइंग साइड पे ही रहना चाहेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। जब नवंबर सीरीज में मार्केट में काफी करेक्शन था तभी भी ये स्टॉक इतना करेक्ट हुआ नहीं था, और मार्केट बाउंस बैक हुआ तभी ये हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे मेंटेन कर रहा है। 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है पोजिशनल ट्रेडर के लिए 6000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ये बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। 6300 6400 तक भी लेवल आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। 12 मिनट बचे हैं बाजार क्लोज होने में, और आइए हमारे एक्सपर्ट से उनकी BTST ट्रेड्स इस वक्त जान लेते हैं। राजेश जी, स्टार्ट विथ यू, बताइए इस वक्त आपके BTST ट्रेड्स क्या होंगे? तो आई थिंक बाटा इंडिया जो शो की शुरुआत में बताया था वो कैरी किया जा सकता है, वो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। दूसरा स्टॉक जो अभी अब नया फ्रेश स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ग्लेनमार्क। यहाँ पे स्टॉक में हमें लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट वीक में एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने पिछले 3 से 4 दिन की एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, तो ग्लेनमार्क पे बाय करने की सलाह है। ग्लेनमार्क पे हमें लगता है मोमेंटम 1570 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1505 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक और पसंद आ रहा है वो है सीमेंस का। कैपिटल गुड्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है और सीमेंस भी अपने डे हाई की तरफ ही बंद होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा जरूर हायर साइड से एक प्रॉफिट टेकिंग आया, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के वीकली चार्ट यहाँ पे बने सीमेंस के, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 7630 7650 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 7510 के आसपास। ग्लेनमार्क फार्मा और सीमेंस BTST के कैटेगरी के स्टॉक्स राजेश जी की तरफ से। तेजस, आपकी तरफ से BTST ट्रेड्स क्या होंगे? का जो मेरा BTST का ट्रेड है वो बैंकिंग क्षेत्र से ही है। जैसे कि मैंने बताया, बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें पसंद है और आउट परफॉर्मर रहा है। आज के सत्र में रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है वो होल्ड करके रखे है। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जो रैली होगी तो बैंकिंग क्षेत्र में
मुझे लग रहा है पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों रैली कर सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा टॉप पिक है। ये स्टॉक ने रिसेंटली अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा के पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में चला गया है, और आज एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी का कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया डेली चार्ट पे, जो एक बुलिश पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से बीटीएसटी में आज स्टेट बैंक लेके जा सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 825 का, और लक्ष्य रहेगा 860 से लेके 865 का। किंग प्लेस में एसबीआई पर है तेजस का भरोसा। अमोल, आपके बीटीएसटी ट्रेड्स क्या होंगे? ये टीवीएस मोटर के साथ जाना चाहूंगा मैं। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास है और करेक्ट नहीं हो रहा। अगर करेक्ट भी हो रहा है तो बाइंग इमीडिएटली दिख के आ रही है। एक बेस काफी अच्छा है। आई थिंक 2420 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा, और एक थोड़ा सा एक आध दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट ये कहीं ना कहीं वापस 2490 तक जाता हुआ दिख सकता है। दूसरा मैं एक ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा। एक रिवर्सल के बाद पॉजिटिव कंसोलिडेशन और आज रिवर्सल फॉर्मेशन, तो ये टेक्सचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 253 उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और 263 265 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ओएनजीसी को लेकर व्यू, ये तेजी हम शेयर में देख रहे हैं, 256 रुपये के आसपास के भाव हैं। कुछ और शेयरों पर जरा चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक बार जरा टोरेंट फार्मा आप चेक कीजिए राजेश जी, तेजी अच्छी खासी है क्या? अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो उसको कैरी करके ले जाएं? तो यस अभिषेक जी, जैसे फार्मा एज ए स्पेस हमें पसंद है, और हमें लगता है फार्मा में मैक्सिमम स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। टोरेंट फार्मा भी एक अच्छा बेस बना के यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड दिखा रहा है। ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस, यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 3400 3420 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। कैरी किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3290 के आसपास। 3290 का स्टॉप लॉस होगा टोरेंट फार्मा के लिए। सीडीएसएल एक और शेयर है जो कि एफएनओ में आ गया है आज से, और आज हम इसमें तेजी भी देख रहे हैं। और हम लोअर लेवल से अगर देखेंगे तो करीब 1400 सवा 1400 के पास से जाकर शेयर ने फिर से रफ्तार दिखाई है, और 1650 रुपये के आसपास है। तेजस और सीडीएसएल में क्या मौजूदा स्तर पर भी तेजी करनी चाहिए, और क्या ये चलता रहेगा? और सीडीएसएल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, बट स्टॉक पिछले काफी बार से 1675 1680 का स्तर कूदा नहीं पाया है। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। करंट भाव पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई डिप आता है तो डेफिनेटली इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं करीबन 1600 के करीबन। तभी स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1550 का, या तो फिर अगर 1680 का लेवल जो उसका ब्रेकआउट लेवल है वो सरपास होता है तो फिर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं 3% का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, सीडीएसएल को लेकर ये व्यू। राजेश जी, अगर हम इंफ्रा कैपिटल गुड्स अगर इस सेगमेंट की बात करें तो हाल फिलहाल अच्छी खबरें भी आ रही हैं और शेयर रेट कर भी रहे हैं। अभी तो एलएनटी रेकमेंड भी हुआ है। आप जरा बताइए कि आपको इंफ्रा स्पेस में, कैपिटल गुड्स, पावर वाले स्पेस में कौन सा शेयर पसंद है? आज एक खबर एनसीसी को लेकर भी आई थी, करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए के ऑर्डर को लेकर, और शेयर में मजबूती देखी है। एक दो शेयर आप आइडेंटिफाई करवा पाएंगे सर? तो देखिए, हमें लगता है कैपिटल गुड्स में, जैसा मैंने बताया, सीमेंस हमें यहाँ पे पसंद है, और सीमेंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और सीमेंस का जो हम टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जिस तरीके की तेजी बनी है, तो सीमेंस को यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। पोजिशनल परस्पेक्टिव से भी हमें पसंद है। 7800 की तरफ ये स्टॉक में पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 7630 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है सीमेंस। वहीं अगर हम देखें तो क्यूमेंस इंडिया भी एक अच्छे लेवल के आसपास कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है पिछले 3-4 सेशन में स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज में यहाँ पे अपना एक कंसोलिडेशन यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है क्यूमेंस में अगर 3525 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक भी एक अच्छा रैली 3600 3640 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। क्यूमिंस पे भी बाय करने की सलाह है। डाउनसाइड के स्टॉप लॉस होंगे करीब 3450 के आसपास। अगर आज आप टॉप मूवर्स या टॉप गेनर्स की कैटेगरी को चेक करें तो अडानी ग्रुप के शेयर्स का नाम सबसे अव्वल नंबर पे मिलेगा। एक तो ये बैन की वजह से, सॉरी, ये F&O की वजह से हुआ। दूसरा, इनमें शेयर्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी वापस से आज के दिन में बनी है। और एक बड़ा ग्रुप देखिए, अडानी, अंबानी, बजाज,
गोइंकास, है ना, और इस तरह के बिरलास, इस तरह के बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं मार्केट्स के अंदर जिनकी मल्टीपल कंपनीज हैं। तो उसमें देखेंगे अडानी ग्रुप ने जो ग्रोथ ना केवल स्टॉक्स के फ्रंट पे कमाई बल्कि ग्रुप के तौर पर भी काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग की है मार्केट की। जहाँ से फियर आया, जहाँ से बाज़ार का क्रैक आया, वहीं से अगर फिलिंग हो जाए ना तो फिर बाज़ार के लिए वो हेल्दी माना जाता है। ऐसा ना हो कि एक जगह क्रैक आ गया, आप दूसरी जगह से उस क्रैक को भर रहे हो। तो मैं अपने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अडानी ग्रुप की वजह से अगर फियर इन द इंडेक्स बढ़ा था तो फियर इन द मार्केट्स भी थोड़ा कम हो रहा है और ये अच्छा साइन है। हम 1 से 2 दिन में इसको भर भी रहे हैं। कल का डैमेज आज भरने की कोशिश हो रही है, हालांकि पूरी तरह से तो नहीं हुआ बट कल का डैमेज आज भरने की कोशिश हो रही है। एक और चीज़ है, जब अडानी ग्रुप के मैं शेयर्स की बात बोलता हूँ तो हमेशा 2 चीज़ आपको और भी याद दिलाता हूँ। एक कंपनी का नाम है LIC और दूसरा है सरकारी कंपनीज का इंडेक्स, PSUs का इंडेक्स। एक बार ज़रा LIC का शेयर दिखाना, LIC इंडिया डेज हाई पे बंद कर रहा है करीब 5% ऊपर। साथ ही PSUs का इंडेक्स दिखा दो, निफ्टी PSU इंडेक्स लिखोगे ना तो आ जाएगा, PSUs बैंक एक्चुअली में, यस ये वाला। तो इसके अंदर अभी उतनी रिकवरी नहीं आई है। तो सरकारी बैंकों का खेमा थोड़ा पीछे है बट LIC इंडिया का पार्टिसिपेशन है काफ़ी अच्छा है। BTST करना है नहीं करना, एक बार बस ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अमोल अठावले आपसे होगा ये सवाल, ये BTST करने की रखने की ज़रूरत है अभी LIC को? सिर्फ अडानी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ, मैं LIC की बैलेंस शीट के रिगार्डिंग नहीं पूछ रहा। जी बिल्कुल, अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो एक सुबह का मोमेंटम तो कंटिन्यू हुआ है। मेरे ख्याल से 965 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वहीं पे कंसोलिडेट हुआ था आज इंट्राडे में और वो एक वापस से फ्रेश अप ट्रेंड रैली उसी लेवल से आ गया था। 965 के लेवल के साथ LICI को कैरी कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड 1000 जहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वहां तक जा सकते हैं और 1000 और 1020 ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। ठीक है, तो मार्केट अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ये 2 दिन जो थे इनफैक्ट एक्सपायरी के, जो वेडनेसडे एंड थर्सडे हुआ, थर्सडे बहुत ही ख़राब, वेडनेसडे बहुत ही ठीक, फिर उसके बाद शुक्रवार का दिन इनके लिए बैलेंस का काम कर गया। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे 3 दिन में आपने क्या खोया क्या पाया, तो मैं बोलूँगा बुधवार को पाया, बृहस्पति को खोया, शुक्रवार को उसको चेक एंड बैलेंस कर दिया। जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ पे कम कर दिया, जहाँ पे कम था वहाँ पे बराबर कर दिया। ये मार्केट इससे खूबसूरत नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता। ये इतना डिसिप्लिन बॉय की तरह है कि ये बता रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे है। वहाँ बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन में जो विक्स है ना वो इमोशंस का भी सूचक भी है। जैसे कुंडली में चंद्रमा मन का कारक होता है, ऐसे मार्केट्स के अंदर विक्स मन का कारक है। तो आप अपने मन को यानी कि विक्स को कंट्रोल करके रखो तो फिर देखो मार्केट आपको अच्छे से गाइड भी करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार निफ्टी के साथ साथ विक्स लगाया करो। मैंने अपनी टर्मिनल में जस्ट निफ्टी के नीचे विक्स लगा रखा है, तो मैं पहले विक्स देखता हूँ बाद में निफ्टी चेक करता हूँ। बट एनी हम तो ये एक लर्निंग थी जो मेरे को काफ़ी हेल्प करती है, मैं चाहता था कि आपके साथ भी शेयर करूँ, इसलिए मैंने बताया। अब आ जाते हैं ज़रा टॉप गेनर्स पे। आज मार्केट में टॉप गेनर कौन कौन से बने? आज का दिन अडानी ग्रुप की 2 बड़ी कंपनीज जो F&O में आई हैं उनका स्वागत गाजे बाजे के साथ हुआ। पहला अडानी ग्रीन्स, अडानी एनर्जी, दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ आज आते ही हो गई। LIC हुड को बढ़िया चला। भारतीय एयरटेल के अंदर आज पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग बनी। एक चार्ट मेरे को इस सीरीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, हालांकि मैं पूछ नहीं पाया, मंडे को ही पूछूंगा। वो है बाटा इंडिया का। हमने 2 दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, प्रशांत सावंत से पूछा था, उन्होंने फिर हमको मना कर दिया, बट मेरी अभी भी नज़र हटी नहीं थी उससे। तो बाटा इंडिया भी काफ़ी बढ़िया से आज बंद हुआ है, मंडे को पता करेंगे उसमें क्या करना है। रैमको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये सीमेंट वाली कंपनीज का दिन आज काफ़ी शानदार था। फार्मास्यूटिकल्स में जाओगे या थोड़ा केमिकल्स में जाओगे तो GNFC का दिन ठीक था, एलकेम लैब का दिन ठीक है, लॉरस लैब का दिन ठीक है। थोड़े बहुत गैस वाले काउंटर्स पे आओगे तो IGL ने भी आज 3% का गेन दिखा के बताया कि वो भी सीरीज से बाहर नहीं हुआ अभी। अब आते हैं टॉप लूजर्स। दिन जिसका खराब किया, पूना वाला फिनकॉप, कोलगेट का दिन प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे रहा। ऑयल इंडिया, चोला इन्वेस्टमेंट्स और पेटीएम में कुछ प्रॉफिट बुकिंग के शिकार होते हुए दिखे। आज इंडेक्स के हिसाब से क्या अच्छा हुआ? अच्छा ये हुआ कि 24,000 कॉन्कर कर लिया। अब आप उसी जगह पर वापस आ गए जहाँ पे 3-4 दिन पहले हम डिस्कशन कर रहे थे। राजेश सर आप तो जानते हैं ना, 24,000 से लेकर 24,400 वाली रेंज, उसी प्ले फील्ड में हम वापस आ गए। इससे पहले मैंने आपका ग्राउंड बदल दिया था,
उसमें काफ़ी उबड़ खाबड़ जगह थी। अब आप साफ सुथरे वाले सीमेंटेड प्लेग्राउंड में वापस आ गए और आराम से खेलो। 24,000 और 24,400 के बीच में खेलो इंडिया खेलो वाला कंसेप्ट वापस से शुरू हो गया है। दूसरा, बैंक निफ्टी में अच्छी चीज़ क्या हुई है, 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। 52,500 होता तो और अच्छा होता, लेकिन 52,000 के ऊपर आ गए हैं तो एक लेयर का प्रोटेक्शन ये हो गया, ये अच्छी चीज़ हुई है। एडवांस डिक्लाइन अच्छा हुआ है, सेक्टोरल चर्निंग हुई है, अच्छा हुआ है। F&O वाले शेयर का गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ, अच्छा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और इसी अच्छे नोट के साथ आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेजस भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बहुत अच्छा है सर। मैं जब भी तेजस देखता हूँ मेरे को तेजस नेटवर्क की ध्यान आती है। तो हमारे यहाँ आपको पता ही ना, लिस्टेड कंपनी है तेजस। तो एकदम से जैसे मैं तेजस बोलता हूँ, कई बार मैं तेजस शाह की जगह तेजस नेटवर्क ना बोल दूँ आपको, कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। राजेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके। और अमोल ठावले जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो कुल मिला के अंत भला तो सब कुछ भला, हालांकि अभी और भला हो सकता है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग याद रखिएगा, 24,400 और 52,800 जब तक ये ना मिले, डर डर के हर चीज़ को शक की निगाह से देख के काम करते रहो। मेरे को, मानसिक और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। आपका वीकेंड शुभ हो, बढ़िया हो, खाओ पियो, मौज करो। सोमवार के सोमवार को देखेंगे। नमस्कार। नमस्कार।